नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध है उसमें जो बातचीत का जो मूल मसौदा है, जिसके नाते युद्ध विराम अभी हालांकि चल रहा है। मूल मामला जो है वो यही है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है उसके पास जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, वो अमेरिका को सौंप दे, क्योंकि यही यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है। और अमेरिका चाहता है या दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि ईरान इस तरह का न्यूक्लियर बम न बना पाए। दुनिया में कुछ निश्चित देश हैं जो न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम हैं, और नया देश कोई न्यूक्लियर न बम बना पाए, इस बात के लिए दुनिया के तमाम सारे उन देशों में जो न्यूक्लियर बम से संपन्न हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मेंबर हैं, वो चाहते हैं कि भाई दुनिया में कोई नया देश जो है एटॉमिक बम अब न बनाए। तो इसी निगरानी के तहत अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने की पोजीशन में है, उसके पास काफ़ी संवर्धित यूरेनियम है और वो हमें सौंप दे, नहीं तो ईरान न्यूक्लियर बम बना देगा। मामला यही है और यही पेच फंसा है। लेकिन सवाल यह है कि हमें बात तो करते रहते हैं, लेकिन पहले समझें कि ये संवर्धित यूरेनियम होता क्या है, क्योंकि ये खबरें आती हैं और खबरें चली जाती हैं। मैं उसी बात को सिंप्लीफाइड ढंग से आम आदमी की भाषा में आपको साझा करूँगा, उसको लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली ये है कि दुनिया में तमाम सारे एलिमेंट से पूरी धरती, पूरी दुनिया जो है एलिमेंट से बनी है। लोहा, चांदी, सोना सब एलिमेंट से। ऐसे ही यूरेनियम भी एक एलिमेंट है। हर जो एलिमेंट है उसका अपना एक नेचर है। लोहे का अपना नेचर है, सोने का अपना नेचर है, चांदी के एलिमेंट का अपना नेचर है, अपने तरह से उस केमिकल रिएक्शन करता है। हर एलिमेंट का अपना नेचर है, उनका फिजिकल नेचर अलग है, केमिकल नेचर अलग है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट तो वही होते हैं, उनके एक से दो ज़्यादा प्रकार होते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि उनके दो आइसोटोप हैं, माने दो प्रकार का एलिमेंट है। वही एलिमेंट है लेकिन इसके दो प्रकार हैं। उसमें फ़र्क क्या होता है कि वो दोनों प्रकार के एलिमेंट, उनका केमिकल नेचर तो वही रहता है, उनका फिजिकल बिहेवियर बदल जाता है। और ये दो प्रकार के होने का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एलिमेंट के एटम से बना होता है, और एटम्स जो हैं सबसे माइन्यूट पार्टिकल हैं एटम्स। और एटम्स जो हैं उनके एक न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एटम में। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एक पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो हर एलिमेंट के अंदर निश्चित मात्रा में प्रोटॉन होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग प्रोटॉन है उनके न्यूक्लियस में। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो वही रहते हैं, मतलब कि उनका जो नेचर वही रहता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि उन एलिमेंट्स में कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि उनका एटॉमिक मास अलग हो जाता है। मतलब कि क्या है, एटॉमिक मास का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास बनता है। जैसे कि कार्बन है। अब कार्बन जो एलिमेंट है उसके 3 आइसोटोप हैं। कहते हैं कि कुछ कार्बन ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास 12 है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। कुछ कार्बन ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास 13 है, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। कुछ एटॉमिक मास ऐसे हैं जिसमें कि 14 है, कार्बन ऐसे जिसमें कि 14 एटॉमिक मास है, जिसमें कि 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। ये कार्बन 14 जो है बहुत तेज़ी से इसका क्षरण होता है, इसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग वगैरह में करते हैं। ऐसे ही यूरेनियम जो है उसके 2 आइसोटोप हैं, माने 2 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। एक है 235 और है 238। मतलब एक यूरेनियम का प्रकार जिसकी एटॉमिक मास 235 है, और एक दूसरा यूरेनियम जिसका प्रकार 238 है। लेकिन जो यूरेनियम हम पाते हैं, जो हमारे पास यूरेनियम होता है, हम कहीं से निकालते हैं, उस यूरेनियम में दोनों तरह के एलिमेंट्स मिक्स रहते हैं। अब चुनौती यह होती है कि उसमें से 235 की मात्रा जो है, जो यूरेनियम है, उसको बढ़ाना होता है। क्योंकि आमतौर पे जो जितना यूरेनियम मिलता है उसमें 235 जो है हमेशा लगभग 0.7% होता है, बाकी 238 होता है। अब है कि 0.7% जो 235 है, इस यूरेनियम से आप कोई बड़ा चेन रिएक्शन नहीं कर सकते हो या एनर्जी नहीं पैदा कर सकते हो। तो उसके लिए एक व्यवस्था है कि यूरेनियम के अंदर जो है अगर 235 की मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि मोस्टली यही जो है जो आइसोटोप है यूरेनियम का, इसी में चेन रिएक्शन जो है एटम्स के बीच में तेज होता है या फिजन की प्रक्रिया तेज होती है। तो यूरेनियम का इस आइसोटोप की मात्रा अगर यूरेनियम के अंदर बढ़ जाए तो वह यूरेनियम जो है ऊर्जा उत्पादन के काम आता है, बम बनाने के काम आता है। तो उसकी बेसिक क्या है कि भाई जो यूरेनियम आपके पास है उसमें एक तरह से ऐसा प्रोसेस करते हैं, संवर्धन करते हैं, उसी को संवर्धन बोलते हैं।
फिल्ट्रेशन करते हैं, छनाई कर देंगे, मैं ये बोलूँ दूसरे सामान्य भाषा में, या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि 235 की मात्रा बढ़ जाती है और 238 बाहर हो जाता है। तो 235 का परसेंटेज बढ़ जाता है उस यूरेनियम में, और 238 को बाहर करते रहते हैं, जिससे कि 238 का परसेंटेज कम हो जाता है। तो जिस यूरेनियम में 235 की मात्रा 3 से 5% हो जाए यूरेनियम के अंदर, या 235 वाले आइसोटोप 3 से 5% हो जाए, वह यूरेनियम जो है वो भी काफ़ी माने उसमें न्यूक्लियर फिजन की काफ़ी अच्छी संभावना होती है, लेकिन वो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। इस तरह के यूरेनियम का इस्तेमाल आमतौर पे जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, जो एनर्जी सेंटर्स है, वहाँ पे किया जाता है। तो माने ऐसा हम संवर्धन करें यूरेनियम का कि उसमें 235 3 से 5% के बीच में हो जाए, और फिर उसका हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करें, और इसी को हम और संवर्धित करें, मतलब कि 235 का कंसंट्रेशन और बढ़ाएं यूरेनियम में, और 238 को बाहर निकालते रहें। तो ऐसा यूरेनियम बनाएं लगभग जिसमें 20% कंसंट्रेशन हो जाए। तो ऐसा यूरेनियम जो है मोस्टली रिसर्च वगैरह के काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह वहाँ पे जो काम करते हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएं और यूरेनियम के अंदर लगभग 90% 235 के आइसोटोप हो जाए, तो उसी यूरेनियम का इस्तेमाल बम बनाने के लिए होता है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए होता है, 90% होने के लिए। तो इसी प्रोसेस को संवर्धन करते हैं, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लगता है इसमें। तो अब दुनिया भर में एक जानकारी है कि भाई ईरान के पास जो है, ईरान जो है चोरी छुपे न्यूक्लियर संवर्धन करता रहा है, और एक जानकारी है कि भाई ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम जो है ये ऐसा संवर्धित यूरेनियम है जिसमें 60% जो है 235 आइसोटोप है। मतलब ये है कि इस यूरेनियम का अगर और संवर्धन कर दिया तो बहुत जल्दी 90% तक पहुंचा जा सकता है, और ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। दरअसल यूरेनियम को 20% के संवर्धन तक ले जाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन 20 से आगे 90% संवर्धन करने में या कंसंट्रेशन बढ़ाने में थोड़ा सा कम समय लगता है, या तेज संवर्धन होता है। तो अब यह है कि भाई उनके पास 60% आइसोटोप 235 वाला जो आइसोटोप वाला यूरेनियम है वो लगभग 440 किलोग्राम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे अमेरिका को सौंप दे, ताकि न्यूक्लियर बनाने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए। यहाँ पे ईरान सहमत नहीं होगा, या अमेरिका को क्यों सौंप दे। अब दूसरे सवाल है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को क्यों न सौंप दे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। साथ में अमेरिका एक शर्त लगा रहा है कि भाई ईरान जो है जो न्यूक्लियर का संवर्धन है अब जो है 20 साल के लिए रोक दे। मतलब वहाँ अगर यूरेनियम, माफ़ कीजिएगा, यूरेनियम का संवर्धन 20 साल के लिए रोक दे। मतलब ईरान में जो यूरेनियम है, यूरेनियम पाया जा रहा है, या जो भी उनके पास है भी, उसमें उनके पास काफ़ी यूरेनियम ऐसा भी होगा जो 3.7 वाले संवर्धन वाले यूरेनियम है, जिनका इस्तेमाल वो पावर प्लांट वगैरह करेंगे, वो अभी भी उनके पास काफ़ी मात्रा में है। या 800 किलोग्राम के आसपास माना जा रहा है कि 20% संवर्धन वाले भी यूरेनियम उनके पास है। तो बेसिकली जो यूरेनियम उनके पास हैं अभी, अब उनका संवर्धन वो नहीं करें। जो संवर्धित हैं, कम संवर्धन वाले, उनको भी अब उनका संवर्धित ना करें, उनका सिविक इस्तेमाल करें, और 20 साल तक ये संवर्धन नहीं होगा। ईरान इस पर सहमत नहीं है। ईरान ने पहले ही बातचीत में इस बात को साफ किया कि ईरान 5 साल तक यूरेनियम के संवर्धन को रोकने के लिए तैयार है, जहां अमेरिका सहमत नहीं है। लेकिन सहमति के बिंदु बनेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से ईरान कहता है कि वो यूरेनियम का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहता है, ऊर्जा पैदा के लिए करना चाहता है, मानवीय उपयोग के लिए करना चाहता है। वो यूरेनियम का इस्तेमाल या उसके संवर्धन का इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए नहीं करना चाहता। अब इसको लेकर के दुनिया के तमाम देश भी चाहते हैं कि भाई उसका संवर्धन रुक जाए, ईरान आगे न बढ़ पाए, या अमेरिका उस पर दबाव बनाए। अब यहीं पे पूरी पेच है, इसी पे पूरी बातचीत है। ओबामा के समय जब समझौता हुआ था ईरान का, दुनिया की 5 बाकी जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, सब ने मिलकर के जो समझौता किया उसमें तय हुआ था कि भाई ईरान जो है 3.6 3.7 के संवर्धन तक का यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। इसी को ट्रंप मुद्दा बनाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि भाई जो हमने उनको संवर्धन का स्पेस दे दिया, उसका फ़ायदा उठा के वो लगातार संवर्धन करते रहे, और उन्होंने इतना यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है कि वो न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। यहीं पर वो ओबामा की आलोचना करते हैं, और यही कारण है कि 2018 में ट्रंप ने उस समझौते को रद्द कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उस समझौते को रद्द करने के बाद ईरान के पास ज़्यादा आसान हो गया संवर्धन करना, क्योंकि उसके पहले तक ईरान शायद उस तरह से नहीं संवर्धित कर रहा था। उसके बाद जब से समझौता रद्द हुआ और उसके बाद सैंक्शंस लगे, तब से ईरान ने तेज़ी से संवर्धन किया।
और आज जो उनके पास ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम है उसी काल में संवर्धित हुआ होगा। ये सारी बातें हैं। लेकिन अब ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान जो है जो संवर्धित यूरेनियम है उनको सौंप दे, या आगे जो है वो 20 साल तक संवर्धन बंद कर दे। तो एक तरह से न्यूक्लियर बम बनाने की उसकी क्षमता पर रोक लग जाए। इसी पे पेच है। लेकिन ईरान के सामने भी चुनौती है कि ईरान को अपने पास संवर्धन को 5 साल से ज़्यादा 7 साल 8 साल कितने साल करेगा ईरान तय करेगा। ईरान को अपने जनता को भी मैसेज करना है कि वो पूरी तौर पे अमेरिका के सामने झुक नहीं गया है। खासतौर पे न्यूक्लियर बम के नाम पे आप ईरान को न्यूक्लियर संवर्धन से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि एनर्जी के लिए बड़ा रोल है न्यूक्लियर संवर्धन का। और वो ईरान 20 साल तक न्यूक्लियर संवर्धन रोक देगा ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में एनर्जी चुनौती सबसे बड़ी होने वाली है। और ऑयल पेट्रोल से परे जो है न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा रोल बनने जा रहा है पावर प्रोडक्शन में। तो ईरान उसको लेकर के बड़ा सीरियस है। तो ये चुनौतीपूर्ण बात है। इस पर बातें हो रही हैं, इस पर क्या फाइनल होगा वो तो भाई बातचीत में समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपके साथ ये साझा सिर्फ इसलिए किया कि बार बार यूरेनियम संवर्धन की जो बातें आप सुनते हैं उसे आप समझिए कि क्या मामला है, क्या बात हो रही है, ताकि खबरों को आप आसानी से समझ पाएँ। दरअसल खबरों के साथ साथ खबरों को समझने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो पढ़ाई लिखाई या दूसरे तरीके से हासिल की जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि राजनीति और दूसरे सवालों पे हम बात करते रहें, साथ में हम उनको ठीक से समझें। तो उनसे जो शब्द हैं उसमें जुड़े उनको भी हम समझें, वो जो पॉइंट्स किए जा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको भी हम समझें। इसी नाते मैंने आपके साथ बड़ी ही सिंपल भाषा में यूरेनियम संवर्धन की बात की आपसे। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे शेयर करिए और साथ में मेरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर बात करेंगे किसी और टेक्निकल इशू पे, दूसरे मुद्दों पे, साथ में देश समाज के दूसरे सवालों पे। बहरहाल नमस्कार।